जो फैमिलीज अभी जिनके घर में बुजुर्ग हैं 60 के लगभग हो रहे हैं, तो वो कैसे आपसे मिल सकते हैं ताकि उनका आगे आने वाली लाइफ उनके बुजुर्गों की बहुत ज़्यादा अच्छी रहे? आने वाले समय में 2025 जब अपन बात कर रहे हैं तो एट अराउंड 60 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो सब जेनेटिक पॉपुलेशन है और ये धीरे धीरे समय के हिसाब से 200 मिलियन को भी क्रॉस कर जाएगी। तो ये जेनेटिक एक लग्जरी नहीं है, ये तो एक लाइफ की अब नेसेसिटी बनने वाली है और बन रही है। बहुत ऑनेस्टली अगर बात करूं तो जो ब्रांच में मैं प्रैक्टिस करना चाह रहा हूं वो एक स्लो म्यूजिक है। एक स्लो म्यूजिक इस सेंस में है कि थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है हमें, और हमें स्माइल देख के ये पता लगना पड़ता है कि यही स्माइल हमारे लिए एक रियल मेडिसिन है। स्पीकिंग रूट्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है और आज का एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि अगर आपके घर में कोई 55 से 60 की उम्र के कुछ लोग हैं जो आपके बुजुर्ग हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए है क्योंकि ये एपिसोड देखने के बाद आपको इतनी जानकारी मिल जाएगी कि आप उनका ध्यान रख सकते हैं और तो और उनकी उम्र को भी बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ आपके अड़ोस पड़ोस में या आपके जानकार में कोई ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 50 से 60 है, आप ये एपिसोड उनको भी शेयर कर सकते हैं क्योंकि आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल माथुर जो कि डायरेक्टर हैं स्वास्थ्य क्लिनिक के और स्पेशलिस्ट हैं इंटरनल एंड जेरिएट्रिक मेडिसिन के, और ये एसोसिएटेड हैं सीके बिरला हॉस्पिटल के साथ में। और आज हम एपिसोड में बात करने वाले हैं जहां दवाई कम और दिल और केयरिंग ज्यादा काम करती है। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर राहुल माथुर से। तो डॉक्टर राहुल माथुर, आपका स्वागत है हमारे एपिसोड में। आप मुझे बताइए कि आपने यूके में पढ़ने के बाद, वहां प्रैक्टिस करने के बाद इंडिया आने का क्यों सोचा और जेरियाट्रिक मेडिसिन पे ही आपने इतनी वर्किंग क्यों की है? हाय, नमस्कार एवरीवन। मैं डॉक्टर राहुल माथुर, मैं एज एन स्पेशलिस्ट इंटरनल एंड जेनेटिक मेडिसिन में काम कर रहा हूँ सीके बिरला हॉस्पिटल जयपुर के अंदर। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन यूनाइटेड किंगडम से की है, ब्राइटन एंड ससेक्स मेडिकल स्कूल से। और वहाँ मुझे ये सीखने को मिला कि रिपोर्ट्स, ट्रीटमेंट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उससे ज़्यादा ज़रूरी है जेनेटिक पेशेंट्स में चेहरे पे लिखी उन कहानियों को पढ़ना जो बहुत डिफिकल्ट होती है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपने जेरियाट्रिक पे ही अपना इतना ज़्यादा फोकस क्यों किया है? जैसे कि हम बाकी के वीडियोस भी मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ तो आप बहुत ज़्यादा जेरियाट्रिक पे फोकस कर रहे हैं। साथ ही साथ आप कैसे अपने बुजुर्गों की केयर करनी है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो मैंने अभी तक मतलब जेरियाट्रिक मेडिसिन के बारे में नहीं सुना था। इन जनरल बहुत सारी चीज़ों के बारे में सुनते रहते हैं मगर ये बहुत नई टर्म है। तो आपकी कैसे इस पे वर्किंग है, आप कैसे फोकस कर रहे हैं और इसको कैसे बढ़ाना चाह रहे हैं आगे? देखिए, जेनेटिक मेडिसिन बहुत बहुत कम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि आखिर है क्या। जैसे होता है पीडियाट्रिशियन, एक बच्चों को डील करने वाला डॉक्टर, वैसे जेनेट्रिशियन होता है जो बेसिकली बूढ़े लोगों को डील करता है। देखिए, सच ये है कि एल्डरली पेशेंट्स को सुनना बहुत डिफिकल्ट है और उनको सुन के उनका इलाज करना एक कला है। हर रिपोर्ट्स जो भी हम पेशेंट की देखते हैं उसके पीछे कहानी होती है, एक समझ होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है क्या नहीं है। जब मैंने लास्ट 7-8 साल से जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ मेडिसिन, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं उस जेनेटिक कहानी को, उस कहानी को जो हर परिवार में चल रही है और उस तहत हम उसका इलाज ही नहीं कर पा रहे हैं। ये सब सोच के मैंने चाहा कि मुझे इसके लिए एक स्पेशल कोर्स करना चाहिए। तो मैं सीएमसी विलोर गया और वहां पर मैंने एक स्पेशल कोर्स किया जेनेटिक मेडिसिन का। और वहां मैंने समझा कि ये इट्स नॉट ऑल अबाउट द एज, इट्स अबाउट द डिग्निटी ऑफ द पेशेंट। तो जो आपका कोर्स था, जो आपने जेरियाट्रिक के लिए स्पेशली किया, उसके अंदर आपने किन चीज़ों को सीखा, समझा और अप्लाई कर रहे हैं आप उनको? देखिए, मैंने जो हम रेगुलर प्रैक्टिस में करते हैं पेशेंट्स में, कि हम कोशिश ये करते हैं कि मेडिसिन जितनी जानी चाहिए उतनी जाए। मुझे ऐसा लगा कि पेशेंट्स भर भर के खाना सिर्फ मेडिसिन का ही कर रहे हैं। दिन भर आज सुबह ये लेनी है, दोपहर में ये लेनी है, शाम को ये लेनी है, ये सही नहीं है। पॉलीफार्मेसी शुड बी अवॉइडेड। जो भर भर के दवाइयों का पर्चा है वो कम होके, रेस्ट्रिक्ट होके, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन शुड ऑलवेज बी इम्प्रूव्ड। तो अभी किस तरीके के पेशेंट्स आपके पास आते हैं और आप उनकी कैसे हेल्प करते हैं? देखिए, मुझे और भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो जेनेटिक प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। हम लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है पेशेंट की साइकोलॉजी समझना। एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको हम समझते हैं, प्यार से बात करते हैं, उसके एक्सप्रेशन देखते हैं। वही सेम सिनेरियो हमारे साथ ओपीडी के अंदर रहता है। वो पेशेंट बोल नहीं पाता अच्छे से, कई बार सुन नहीं पाता, कई बार उन फैमिली का आक्रोश होता है और वो आक्रोश के साथ बिहेव करते हैं।
तो हमें एट द सेम टाइम पेशेंट का सुनना है और साथ साथ परिवार का आक्रोश भी कम करना है। ये सब को मेंटेन करते वक्त मुझे भी कई बार एट द एंड ऑफ ओपीडी ऐसा लगता है कि मैं बहुत नेगेटिव हो गया हूँ, पर हमें उन चीज को बैलेंस रखना पड़ता है। तो ये चैलेंजेस हैं जो जनरली हम लोग फेस करते हैं। बट एट द ऑटमोस्ट इम्पोर्टेंट, ओपीडी के लास्ट दिन, आखिरी ओपीडी, जब हमारे पास पेशेंट आके बोलता है मुस्कुरा के, सर पहले से बहुत अच्छा लग रहा है और आपको सुनना मुझे अच्छा लगता है, तो हमारे लिए जीत हो जाती है उस दिन की। जो फैमिलीज अभी जिनके घर में बुजुर्ग हैं, 60 के लगभग हो रहे हैं, तो वो कैसे आपसे मिल सकते हैं ताकि उनका आगे आने वाली लाइफ उनके बुजुर्गों की बहुत ज्यादा अच्छी रहे? वो किस तरीके से हेल्प ले सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में 2025 जब अपन बात कर रहे हैं, तो एट अराउंड 60 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो सब जेनेटिक पॉपुलेशन है, और ये धीरे धीरे समय के हिसाब से 200 मिलियन को भी क्रॉस कर जाएगी। तो ये जेनेटिक एक लग्जरी नहीं है, ये तो एक लाइफ की अब नेसेसिटी बनने वाली है और बन रही है। बहुत ऑनेस्टली अगर बात करूं तो जो ब्रांच में मैं प्रैक्टिस करना चाह रहा हूं वो एक स्लो म्यूजिक है। एक स्लो म्यूजिक इस सेंस में है कि थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है हमें, और हमें स्माइल देख के ये पता लगना पड़ता है कि यही स्माइल हमारे लिए एक रियल मेडिसिन है। देखिए, ये जो आपने मुझसे सवाल पूछा है, ये बहुत ही इमोशनल सवाल भी है। एट द सेम टाइम ऑफ मेडिसिन वी नीड टू बी वेरी वेरी इमोशनली स्ट्रांग। हमें इमोशनली स्ट्रांग भी रहना पड़ेगा कि हम अपने पेरेंट्स को, अपने परिवार को, अपने उस पॉपुलेशन में जो अकेलापन महसूस करते हैं उनके साथ समय निकालें, समय व्यतीत करें। एट द सेम टाइम जो इनकी मेडिसिन मल्टीपल पर्चियां चल रही है, उन सबको एक कंसोलिडेट करके एक कॉमन पर्ची बनाए जो उनके लिए इजी हो मेडिसिन लेना। देखिए, गोल्डन ईयर्स है ना इनके, ये दे ऑलवेज डिजर्व द गोल्डन केयर। सो रेदर इट इज इम्पोर्टेंट कि मेडिसिन ऑटमोस्ट इम्पोर्टेंट है, बट साइकोलॉजिकली, मेंटली, इवेंचुअली आप लोगों का साथ, उनके साथ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। जो लोग पेशेंट्स आपके पास में आ रहे हैं, जैसे 60 प्लस ईयर के जो पेशेंट आपके पास आते हैं, तो फिर आप उनको कैसे एग्जामिन करते हो? मान लीजिए कोई ऐसे आपके पास पेशेंट आ रहे हैं जो जिनको सुनने में तकलीफ है, बोलने में थोड़ी तकलीफ है, चलने में तकलीफ है, आप उनको कैसे रिलीफ दिलाते हो, उनकी फैमिली को, उनको खुद को, ताकि वो एक अच्छी लाइफ जी सकें? देखिए, हमारे पास ओपीडी में चैलेंज सबसे ज्यादा ये रहता है कम्युनिकेशन गैप। हम पेशेंट को समझ नहीं पाते, कई बार पेशेंट हमें समझा नहीं पाता, कई बार अटेंडेंट्स एग्रेसिव होते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। तो पेशेंट हमसे ये बोलता है कि हम आपको, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसके इमोशंस, उसकी स्माइल, उसके दिमाग में सल, ये सब चीजें हमें बताते हैं कि वो कहाँ जा रहा है। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल बता रहा हूँ। मेरे पास एक पेशेंट था, वो बहुत समय से आ रहा था, मल्टीपल रिकरेंट फॉल्स, गिर रहा है, हम बार बार एमआरआई करा रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है। पर जब हमने उसको कोर से जाना और समझा, तो पता लगा जहां वो रहता है वहां पर लाइट की व्यवस्था ही नहीं है अच्छी, वहां पर कारपेट है जो लूज पड़ा है। तो हम बार बार ट्रीट तो उस पेशेंट को दवाइयों के सहारे कर रहे हैं, पर अगर हम ये छोटी छोटी समस्याएं उसकी ठीक करते हैं तो चीजें बहुत बेहतर हो जाती है। और मैं अपनी प्रैक्टिस के अंदर यही कोशिश करता हूँ कि उस पेशेंट पे एक कंधे पे हाथ रख के उसको समझना, उसको जानना, और जब वो पेशेंट आखिरी में ये बोलता है कि हाँ सर, पहली बार मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे सुना है, तो मेरे लिए यही एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, रिवॉर्ड बन जाता है वो आपके लिए। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो, जैसे मान लीजिए मेरे घर में कोई है, फादर है मेरे जो 60 प्लस हैं, उनको छोटी मोटी बीमारी है, और मैं कई बार उनको समझ नहीं पाता हूँ, कुछ वो समझाना चाहते हैं, कभी मेरे कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, कभी मुझे टाइम नहीं मिलता, मुझे कह भी नहीं पा रहे हैं, न किसी और को कह पा रहे हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ इनका कोई ऐसा ट्रीटमेंट या कुछ ऐसा फॉलोअप बन जाए, कोई जिस रास्ते पे मैं ले चलूं और उनको एक अच्छी लाइफ और दे सकूं। देखिए, मैं समझ पा रहा हूँ आपका क्वेश्चन, और आपका क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है कि ऐसा क्या हो रहा है बेसिकली कि हम ये सोचें कि हम जेनेटिक के पास जाएं और हम कैसे उसको बेटर कर सकें। ये बहुत अच्छी सोच है, और हम लोग बहुत ही जल्द हॉस्पिटल के अंदर भी स्टार्ट करने वाले हैं। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव जेनेटिक असेसमेंट। मैं अपनी क्लिनिक में काफी समय से इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हम हॉस्पिटल में इसे बहुत ही जल्द लागू करेंगे। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव जेनेटिक असेसमेंट है, जिसमें हम पेशेंट के मल्टीपल स्केल्स के बेसिस पे, हमारी टीम ये डिसाइड करती है बेसिकली कि ये पेशेंट को किसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ये एक डिमेंशिया भी हो सकता है, भूलने की बीमारी भी हो सकती है, ये कोई दिमाग की बीमारी भी हो सकती है, या ये कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। तो हम उस असेसमेंट के माध्यम से
उस स्केल के माध्यम से ये जस्टिफाई करते हैं कि हमें किस तरफ ज्यादा ओरिएंटेशन रखना है। अगर हम उस तरफ ओरिएंटेशन ज्यादा रख पाते हैं तो हमारा पेशेंट का प्रोग्नोसिस, इसका मतलब पेशेंट का ठीक होने का जो समय है वो जल्दी पता लगता है। पर हम इस स्केल के माध्यम से ये पता कर पाते हैं ये महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, या ये कैसे और किस तरीके से ठीक होगा। हम बहुत ही जल्द हमारे हॉस्पिटल में, हमारी क्लिनिक पे हम इसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं एक पूरा डिपार्टमेंट जिसमें हम सोशल एक्टिविस्ट को भी इन्वॉल्व करें, जहां पर हम उन नेसेसरी पेशेंट्स के घर जाके विजिट करें और देखें कि हम उस चीज को कैसे बेटर कर सकते हैं। हम नहीं चाहते कि पेशेंट हमारे पास आए और फिर से 10 दिन बाद फिर एडमिट हो जाए। हम चाहते हैं कि उसकी हम कोर तक जाएं और चीज को बेटर करें। इन सब चीजों में प्रैक्टिस के साथ साथ एक टीम की आवश्यकता है, जो हम समय के हिसाब से सब टीम मेंबर्स को ट्रेन कर रहे हैं। इट विल टेक फॉर अस एट अराउंड 4 to 5 months मोर, बट वी विल अचीव। हम उसको अचीव कर पाएंगे और आने वाले समय में ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी होगी। तो डॉक्टर साहब, ऐसी कोई स्टोरी बताइए जिसमें आपके पास कोई पेशेंट ऐसा आया हो जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत सारी दवाइयाँ चल रही हैं, घर वाले समझ भी नहीं पा रहे हैं, और जब वो आपसे मिले उसके बाद उनको क्या रिलीफ मिला, उस बारे में बताइए। हाँ, ये मतलब मैं आपको ऐसे 2 एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। एक एग्जांपल तो है कि एक माताजी थी हमारे पास आई, मल्टीपल दवाइयां ले रही थी और हमने भी जब देखा उस पर्चे में तो हमें भी ऐसा लगा कि ये कैसे ले रही थी दवाइयां। तो बेसिकली सुबह नाश्ते के साथ भी, लंच के साथ भी, डिनर के साथ भी, मतलब सिर्फ दवाइयां ही कोर्स था। रोटी तो विस खानी थी क्योंकि दवाइयां लेनी है इसलिए। तो हमें देख के कई बार, हम ऐसे पेशेंट्स को कई बार देखते हैं, तो मैंने उन पेशेंट्स में बहुत लिमिटेड दवाइयां कर दी और 4-5 दवाइयों में उनका चैप्टर कर दिया कि इट इज नाउ, आपको बस यही लेना है। मैंने ऐसा देखा कि वो कई बार उन सारी दवाइयों में से वो एसेंशियल दवाइयां मिस कर रही थी जो बेसिकली एक्चुअल जानी चाहिए थी। तो हमने उस दवाइयों को बहुत लिमिटेड करके बोला आप तो बस महीना 2 महीना ये दवाई लो। इससे मुझे 2 फायदे हुए। पहला फायदा तो ये हुआ कि पेशेंट ने वो सारी इंपॉर्टेंट दवाइयां ली जो उनको एक्चुअल जानी चाहिए थी, इसकी वजह से उनकी सेहत में इंप्रूवमेंट आया। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, पेशेंट साइकोलॉजिकली बहुत बेटर फील करने लगा। ये बेटर फील करने लगा कि पहले मैं 15 दवाइयां लेती थी और आज मैं 5 दवाइयों के साथ हूँ। तो ऐसा पेशेंट को जब मैंने इंप्रूवमेंट होते हुए देखा, और जब मैंने देखा तो वो 1-2 महीने के अंदर वो अपने आप को इतना गुड फील करने लगी कि मेरी उम्र 10 साल कम हो गई बल्कि। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा एक इंसिडेंट और शेयर करना चाहूंगा कि एक पेशेंट और थी मेरी जिनको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटी थी, हजारों दवाइयां और बहुत सारी चीजें चल रही थी। पर उनके परिवार वाले बहुत अच्छे थे, उनके परिवार वाले उनका साथ देते थे हर बार। उस पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ, हिप बोन रिप्लेसमेंट हुआ हमारे ही हॉस्पिटल के अंदर। पेशेंट ने मल्टीपल दवाइयां ली, उसके बाद बेड सोर हो गए क्योंकि बहुत लंबे समय तक उनको रहना पड़ा, वेंटिलेटर पे थी, चीजें खराब थी। मैं उस परिवार की तारीफ करना चाहूंगा। उस पेशेंट की उन्हें रिकवरी में इतनी हेल्प की जो मुझे देख के लगा कि शायद ही कोई परिवार करता होगा। वो पूरा परिवार लग गया उनके लिए और धीरे धीरे आज ये कंडीशन है कि वो अपना काम खुद कर पा रही है, खुद चल पा रही है। उन्हें टॉयलेट्स के अंदर, वॉशरूम के अंदर, कारपेट्स को वो सब उस हिसाब से मॉडिफाई किए हैं कि उनकी लाइफ बीइंग अच्छी हो गई। तो इट इज रेदर इम्पोर्टेंट कि दवाइयां तो लिमिटेड जा ही जाए, पर साथ साथ फैमिली का इतना ही सपोर्ट रहे ये चीजें बेटर करने के लिए। अच्छा, आपके पास में ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, तो मेजरली 60+ के साथ में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है कि उनको धीरे धीरे बीमारियां घेरने लग जाती हैं? क्या ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से वो इस स्टेज पे आना शुरू कर देते हैं? माना कि हम 60 के बाद में हमारा शरीर साथ कम देने लगता है, तो ऐसे क्या लोगों के लिए जानना ऐसा जरूरी है कि वो इस तरीके से केयर करें ताकि वो और ज्यादा लंबा जी सकें और अच्छा मोटिवेटेड रहें? एग्री। देखिए, ऐसी पॉपुलेशन के अंदर जो हम देख पाते हैं, इसमें काफी सारी बीमारियां ऐसी है जो सब लाइफ स्टाइल को लेके है। आप जब यंग होते हो ना, उस समय आपने खूब स्मोक किया है, खूब अल्कोहल लिया है, तो इसको आपको झेलना तो पड़ेगा। तो समय के हिसाब से फेफड़े भी खराब होते हैं, समय के हिसाब से लीवर भी खराब होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका रिजर्व खत्म होता है। आज आप यंग हो, आप उसको झेल रहे हो, पर बुढ़ापे में उसको तकलीफ तो झेलनी पड़ती है। इंडियन पॉपुलेशन के अंदर बहुत कॉमन है कि पेशेंट्स के अंदर जेनेटिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। उसकी मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वो आप और मेरे हाथ में नहीं है। अपने हाथ में क्या है? जीवन शैली को बेटर करना। अगर आप चाहते हैं कि अपना बुढ़ापा बहुत अच्छा हो,
तो मैं चाहूंगा नींव तो आपको अभी से अच्छी करनी पड़ेगी। अगर आप नींव अच्छी डालोगे तो डेफिनेटली आपका आने वाले समय बहुत अच्छा होगा। तो क्या ऐसा करना चाहिए कि हम बुढ़ापे में उस लेवल पर ना आ पाए? देखिए, अपन धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं जेराटिक से वापस यंग की तरफ, और मेरी पहल यही थी कि अपन जेराटिक की तरफ रहें। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर जैसा आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, यंग पॉपुलेशन के अंदर अगर आप वेरी गुड फिजिकल एक्टिविटी, लो फैट डाइट, तेल चिकनाट का स्ट्रिक्टली परहेज, घूमना फिरना एटलीस्ट 45 मिनट्स, अगर आप अपनी जीवन शैली को बहुत अच्छा बना लोगे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेस फ्री, अगर आप स्ट्रेस फ्री बनाते हो तो चीजें हर दिन आप जवान ही होंगे, आप उसकी तरफ नहीं जाओगे। सर अभी तक मुझे आपको सुन के लगा कि जेरियाट्रिक सिर्फ दवाई नहीं है, एक दुआ भी है। आई थिंक आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, कभी कभी हम ओपीडी में जब बैठते हैं ना, और हम जब पेशेंट का हाथ पकड़ते हैं ना, तो एक अलग थेरेपी होती है ना। और वैसे ही कभी हम उसे अच्छे से सुन लेते हैं ना, तो एक अच्छी हीलिंग हो जाती है। और वैसे ही जब हम कभी कभी उनके आंसुओं को इग्नोर नहीं करते ना, तो ये एक उस पेशेंट की मल्टीपल बीमारियों का एक रिकवरी का एक छोटा सा स्टेप होता है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि हम जब पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो हम दवाइयों के साथ साथ हम पेशेंट से इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं। जब मैं अपने एल्डरली पेशेंट से बात करता हूँ तो मुझे अपनी बेटी याद आ जाती है। मेरी बेटी साविया है, 7 साल की, बहुत ही इनोसेंट, क्यूरियस और लाइफ को फुल एंजॉय करने वाली। जब मैं उसको देखता हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि ये जो एल्डरली जिन पेशेंट्स को मैं देख रहा हूँ, उन पेशेंट्स का भी तो बचपन ऐसा ही होगा। ऐसा लगता है कि वो भी अपनी लाइफ के अंदर यही सोच रहे होंगे कि कैसे खुश रहना है, कैसे जीवन सपने देखने हैं। शायद वो अब भी यही सोच रहे होते हैं। शायद मुझे लगता है कि वो 60 साल के होके वो बच्चे हो जाते हैं और उनको उसी तरीके से समझना, समझाना और केयर, एग्री प्यार से बात करना, चिल्ला के बात नहीं करना। क्योंकि अगर हम बच्चों से भी चिल्ला के बात करते हैं या किसी तरीके को गुस्सा करते हैं तो वो भी रूठ जाते हैं, रोने लग जाते हैं। तो आई थिंक उनको भी शायद वही फील होता होगा इस टाइम पे। देखिए, ये जो लाइफ है ना, ये सर्किल है ना। वही बचपन, वही बुढ़ापा, फिर वही बचपन। तो ये इन सब की लाइफ में सबको खुश रहना अच्छा लगता है, सपने देखने अच्छा लगता है। ये अच्छा लगता है कि एक्सपेक्टेशंस, मेरे बच्चे या जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट करूं। यही एक लाइफ का सर्किल है। अपन जितना प्यार अपने बच्चों को करते हैं, उतना ही अगर हम प्यार लौटा के अपने परिवार में बुजुर्गों को देंगे तो उसका मजा ही अलग है। मैंने अक्सर देखा है कि घरों में ऐसा होता है कि जैसे फादर बूढ़े हो गए हैं, अब उनसे कोई चीज गिर गई है या उनसे कुछ और नुकसान हो गया है, तो वो बच्चे कई बार भूल जाते हैं कि वो फादर नहीं रहे उस उम्र की, वैसी वाली उनकी कैपेसिटी नहीं है। तो उनसे कोई चीज गिर गई है तो हम उन पे गुस्सा कर देते हैं एग्री। इन जनरली। और वही चीज अगर आपका बच्चा कर देता है, हाँ, तो आप उसको संभाल रहे होते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, गिर गया, कोई दिक्कत नहीं है, रोना नहीं है, रोना नहीं है। तो ये इसको कैसे कोप अप किया जाए? ये एक बहुत ही इमोशनल क्वेश्चन है, और ऐसा सब फैमिलीज में नहीं है सर। ऐसा सब फैमिलीज में नहीं है, पर कई फैमिलीज ऐसा होता है। हमारे पास जब पेशेंट कोई आता है और वो उनके फैमिली बहुत एग्रेसिव मोड में रहती है, ये तो ऐसे ही रहते हैं, ये तो ऐसे ही करते हैं, ये इनकी गलती है, खाना नहीं खाते हैं, इनको समझाओ आप। तो मैं जब उन बुजुर्गों से अकेले में बात करता हूँ या कहता हूँ, तो वो कहते हैं कि पहले ये मेरी सुने तो सही, तब मैं इनकी सुनूं। तो वो खुद ही पीड़ित हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज इस पॉडकास्ट के बाद आप अपने परिवार में अपने सब बुजुर्गों, माँ बाप, चाचा ताऊ जो भी हैं, उनको जाके एक बार एक हक करो, एक गले लगाओ, और आप देखो उनकी जो खुशी होगी ना, वो खुशी एक अलग मेजर पे होगी। तो इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आप अपने परिवार के अंदर जैसे अपने बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं, वैसे ही आप अपने बूढ़े को ट्रीट करें, तो चीजें और लाइफ हैपनिंग होगी, घर का माहौल भी ठीक होगा, घर का माहौल भी बहुत अच्छा होगा। सेकंड चीज, जैसे मैं ये देखता हूँ कि कोई यंगस्टर आपसे जानना चाहता है कि मैं कैसे अपने फादर की केयर करूं ताकि और बेटरमेंट आए उसमें, तो उनको क्या करना चाहिए? एक छोटा स्टेप। देखिए, परिवार के साथ रहना, परिवार के डिसीजंस जो भी हैं उनको इन्वॉल्व करना। अगर आप अपने परिवार में सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस में अगर आप अपने परिवार को के सदस्यों को बिठा के, मैं नहीं कह रहा बूढ़े लोग, मैं नहीं कह रहा माताजी पिताजी, अपने बच्चों को भी अगर आप इन्वॉल्व करके डिसीजन लोगे ना, तो लाइफ और फैमिली एक साथ बहुत अच्छी चलेगी। तो डिसीजंस के साथ रहना है। जितना समय आप अपने जॉब में दे रहे हो, इतना ही समय कोशिश करके अपने परिवार वालों के साथ देना है।
ये समझना है कि अपने पिताजी, अपने माताजी को क्या पीड़ा हो रही है, घर में क्या इशू आ रहे हैं, और क्यों वो दवाइयां अगर नहीं ले पा रहे हैं तो क्या कारण है, जिससे कि हम एकदम से उस बीमारी को इतना पीक पे लेके उठा के हॉस्पिटल लेके जाएं। इससे बढ़िया अपन ओपीडी पे टाइम लेके, समय लेके, हर 1 महीना 2 महीने में या अपने समय के हिसाब से साल में एक बार रूटीन चेकअप कराएं। बेसिकली ये सब समय मांगता है और समय आपको अपने परिवार के लिए निकालना पड़ेगा। क्या ऐसा अलार्म सिस्टम है या क्या सलाह आप देना चाहेंगे कि अगर आपके घर में कोई एल्डर है तो आप जिनको अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, जैसे ठीक मान है। लीजिए 60+ कोई है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो डॉक्टर के भी नहीं जा रहे हैं, ना सलाह ले रहे हैं कि मुझे आप अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करना है, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अपने एल्डर्स को इग्नोर मत करो, उनके साथ बैठो, बातें करो, उनको फील कराओ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डर्स नेवर नीड सिंपैथी, उनको सिंपैथी नहीं चाहिए, दे ओनली नीड्स अंडरस्टैंडिंग। उन्हें चाहिए कि कोई इन्हें समझे। ओके, तो डॉक्टर साहब ये मुझे बताइए कि जेनेटिक मेडिसिन कैसे और कितना बेटरमेंट ला सकती है किसी की लाइफ में। मैं अगर आपको एक परसेंटेज के बेसिस पे बताऊं तो मुझे, मेरे एक्सपीरियंस ऐसा लगता है 60 से 70% अगर हम जेनेटिक मेडिसिन को बहुत अच्छे से फॉलो करें, एक अच्छा सा कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट बनाएं और उस पर मेहनत करें, तो ऐसे पेशेंट्स की 70% के आसपास चीजें और बेहतर हो सकती है, इंक्लूडिंग द लाइफ स्टाइल, इंक्लूडिंग मेडिसिन लोड, इंक्लूडिंग फैमिली हैप्पीनेस। तो डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहता हूँ कि जेरियाट्रिक आपने बताया बहुत अच्छा टॉपिक है और आप बहुत अच्छी वर्किंग कर रहे हैं, तो क्या जेरियाट्रिक मेडिसिन में ऐसा भी हो सकता है कि 60 साल+ जिनकी कुछ बीमारियां हैं उनको रिवर्स भी किया जा सकता है? देखिए, रिवर्स कहना तो बहुत डिफिकल्ट है, पर इस रिवर्स के पीछे बहुत मेहनत है। अगर परिवार और पेशेंट खुद बहुत मेहनत करता है, जैसे घूमना रोज नियम से, दवाइयों को बहुत अच्छे से फॉलो करना, ऐसा नहीं है कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि दवाइयां अगर किसी को स्टार्ट हो गई तो 100% चलेगी। मैं कार्डिक की बात नहीं करता, मैं नीरो की बात नहीं करता, पर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो रिवर्सेबल होती है। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हमने बहुत पेशेंट देखे हैं जो अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करके चीजों को बेटर कर सकते हैं। ऐसे ऑर्थोपेडिक पेशेंट भी बहुत होते हैं जिनको घुटनों में तकलीफ रहना, मोटापे की वजह से झुकने में तकलीफ होना, अगर लाइफस्टाइल बेटर होती है तो ये बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो 100% रिवर्स हो सकती है। पर कार्डिक मेडिकेशंस, न्यूरो मेडिकेशंस, वो सब तो कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो कि चलेगी। सर अक्सर देखा जाता है कि अपनी कम्युनिटी में और कुछ लोग जो अपने मदर फादर की केयर नहीं कर पा रहे हैं और उनको बीमारियां लग गई हैं, अब उनसे उनके बच्चे भी उनका सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, अगर परिस्थिति ऐसी है कि आप विदेश में रहते हैं और आपके लिए डिफिकल्ट है कि उनका वीजा नहीं लग पा रहा है, किसी कारण से आप उनको सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो ठीक है, ये एक अच्छा स्टेप है कि वहां पर एटलीस्ट कोई इनके लिए केयर टेकर रहेगा। केयर टेकर भी एज इक्वल टू फैमिली मेंबर होता है, तो उस पर्सपेक्टिव से सही है। पर अगर आप कहते हैं कि नहीं, वो यहीं रहते हैं और एक ही घर में दो दीवारें हैं, या वो यहाँ रह के उनको वहां रख रहे हैं, तो वो बहुत गलत है। हमारी भारतीय संस्कृति ये बताती है कि हमें अपने परिवार के साथ तो रहना ही है, अपने बुजुर्गों का सम्मान रखना है, उनकी स्माइल, उनका उनका स्नेह और उनका आशीर्वाद वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप खुद भी चाहते हो कि क्योंकि आपको भी तो इस उम्र से गुजरना है, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा यंग ही रहोगे, आप हमेशा बचपन ही रहेगा आपका, तो ये परिवार खुद सिखाता भी है। अगर आपको कभी ऐसा लग रहा है कि आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा है कि आप अपने घर के बुजुर्ग लोगों को समझ नहीं पा रहे हैं कि दवाइयां इतनी सारी है, समझ नहीं पा रहे हैं कि हम इसको कैसे टैकल करें, आपके लिए मेंटल प्रेशर हो रहा है, तो मुझे लगता है एक बार आपको हम जैसे कोई भी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए और समझना चाहिए कि चीजों को कैसे बेटर किया जाए। क्या पता वो चीजें वहीं बेटर हो जाए और इतना बड़ा स्टेप आपको लेने की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा, मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब कि जेरियाट्रिक मेडिसिन के बारे में लोगों को बहुत कुछ जानते ही नहीं, अभी तो बहुत नया टॉपिक है ये, और आने वाले टाइम में ये कितना बढ़ने वाला है और किस तरीके से बढ़ेगा ये और कैसे लोगों की हेल्प करेगा? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जेनेटिक मेडिसिन 2025 में अभी बहुत मिलियन ऑफ पेशेंट्स ऐसे हैं, मिलियन ऑफ लोग ऐसे हैं जो कि इस एज ग्रुप को क्रॉस कर रहे हैं 60+, और आने वाले समय में भारत जो अभी एक यंगस्टर्स का कंट्री है ना, वो आने वाले समय में
और बन भी रहा है। अब धीरे धीरे ये बूढ़े लोगों का देश भी बन रहा है। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, पर काफी डेवलप्ड नेशंस हैं जहां पर अब वो एक बूढ़ों की कंट्रीज हैं। तो बेसिकली समय के हिसाब से, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज इतनी इंप्रूव हो रही है, तो आपकी एज जो पैरामीटर्स हैं वो बेटर हो रहे हैं, इंप्रूव हो रहे हैं। तो पेशेंट की जो पहले लाइफ की क्वालिटी थी, क्वांटिटी थी, वो सब बेटर हुई है, इंप्रूव हुई है। इस वजह से आने वाले समय के अंदर इस एज ग्रुप के पॉपुलेशन मिलियंस क्रॉस कर जाएंगे। तो जैसे अभी हम पीडियाट्रिशियन डील करते हैं कि बच्चों को देखेंगे, तो आने वाले समय में इस स्पेशलिटी की एक अलग डिमांड होगी, एक नेसेसिटी होगी। क्या डॉक्टर साहब कोई ऐसा पैरामीटर है कि मुझे, मेरे घर में कोई बुजुर्ग है तो मुझे ये समझ में आ जाए कि ये टाइम है अब जेरेट्रिक के पास जाने का? देखिए, इसका कोई एज लिमिट डिफाइन नहीं है, पर हम ये कोशिश करते हैं 60, 65, 70, जब एज ग्रुप में आप किसी पे डिपेंडेंट होने शुरू हो रहे हो, तो वो एज ग्रुप ये शो करता है कि आपका बुढ़ापा अब आ रहा है। तो ये डिफाइंड कट ऑफ नहीं है, पर डिफाइंड इमोशनल स्टेटस है कि नाउ वी नीड्स एक्स्ट्रा केयर, और इस एक्स्ट्रा केयर के लिए हम बने। तो हमारा पर्सपेक्टिव सिर्फ ये है कि अगर आपके परिवार में कोई भी पेशेंट, जैसा आपने अभी देखा होगा कोविड टाइम में बहुत से पेशेंट से जो इस एज ग्रुप में थे जिनको निमोनिया हो गया, जो हील नहीं हो पाया, और काफी परिवार ने अपने परिवार को खोया भी है। अब हम वैक्सीनेशन ड्राइव ले रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस एज ग्रुप पॉपुलेशन के अंदर हम वैक्सीनेशन के माध्यम से उनकी क्वालिटी बढ़ाएं। क्वालिटी इस सेंस में बढ़ाएं, तो अगर 60 प्लस पॉपुलेशन है, 70 प्लस पॉपुलेशन है, तो हमारे सेट ऑफ वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल्स हैं जो हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं इन व्यू ऑफ की पेशेंट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी रहे। वो जो आप वैक्सीनेशन बता रहे हैं वो किस टाइप के हैं और वो कैसे हेल्प करते हैं? देखिए, हम इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आती है जो कि आपको नॉर्मल फ्लू से बचाती है, नीमोकोकल वैक्सीन आती है जो निमोनिया से बचाती है, हर्पीज की एक वैक्सीन आने लगी है जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि उन पेशेंट एज ग्रुप में हर्पीज ना हो, क्योंकि हर्पीज का पेन भी एक बहुत ही क्रूल पेन होता है, बहुत ही खराब पेन होता है। तो ये वैक्सीनेशंस एडवाइस ये हम लोग हमारे जेनेटिक पॉपुलेशन में देना हमने शुरू कर दिया है। और हम कोशिश करते हैं कि हम पहले ही उनको पेशेंट को क्योर कर लें कि आने वाली कोई भी ऐसी भयंकर समस्या आने लगे उससे पहले हम उसको प्रिवेंट करें कि उनको भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़े, एटलीस्ट वो घर पे मेंटेन रहे। आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज है। जो 60 प्लस भी हमारे एपिसोड को देख रहे हैं तो उनके लिए भी एक काफी यूजफुल है कि आपसे आके मिलके आपसे कंसल्ट करके वो इन चीजों को क्योर कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, ताकि आगे फ्यूचर में कोई बड़ी समस्या ना आए। सर, जैसे कि जेरेट्रिक आप बहुत अच्छा टॉपिक है और जिसपे आप वर्किंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं और लोगों को बहुत हेल्प भी मिल रही है, तो क्या आपका कोई प्रोग्राम है ये जेरेट्रिक वाला जिसके अंदर लोग आपसे मिलके और उस प्रोग्राम से जुड़ के अपनी लाइफ को और बेटर बना सकते हैं? मैंने रिसेंट अभी एक स्टार्ट किया है प्रोग्राम, इसमें हम लोग ऐसे पेशेंट्स का कंप्लीट असेसमेंट करते हैं विद कंप्लीट ट्रेनीज। उसमें सारे स्किल्स होती है, उन स्किल्स के माध्यम से हम उसको इवैल्यूएट करते हैं कि पेशेंट को किस चीज की क्या रिक्वायरमेंट है, और हम उस रिक्वायरमेंट को और अच्छे से फोकस करते हुए बेटर करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक टीम है, इसमें भी नहीं, हमें एक टीम की आवश्यकता होती है, और हम टीम में 7-8 जने या 8-9 जने पूरी मिलके इसको बेटर करते हैं। कई केसेस के अंदर जो हमें लगता है डिफिकल्ट केसेस हैं, उन केसेस में हम एमडीटी भी ऑर्गेनाइज करते हैं। एमडीटी में हम क्या करते हैं, बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, ऐसे करके हम मल्टी डिसिप्लिनरी लोगों को एक साथ बिठा के पेशेंट के साथ समझते हैं और समझ के उसको कोशिश करते हैं कि हमें किस तरफ ओरिएंटेशन ज्यादा रखना है उसकी क्वालिटी को बेटर करने के लिए। और हम उस मीटिंग में ये भी चाहते हैं कि उसका परिवार का भी कोई एक सदस्य हो जो हमें और अच्छे से समझा पाए कि उनको क्या डिफिकल्टीज होती। पर आने वाले समय में हम इसको और बेहतर तरीके से रन कर पाएंगे जैसे जैसे लोगों में इसके लिए जागरूकता बढ़ेगी। राइट। तो डॉक्टर साहब, मेरा ये अगला क्वेश्चन होगा, ये थोड़ा पर्सनल, और मैं समझना चाहता हूँ कि मैं थॉट लेता रहता हूँ हर किसी का कि हाँ, हर कोई अपनी लाइफ को या लाइफ को किस तरीके से देखता है, ताकि लोग कोई देख रहा हो तो उसे थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हर कोई किस तरीके से देख रहा है। तो आप लाइफ को किस तरीके से देखते हैं? अगेन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, बहुत इमोशनल क्वेश्चन भी है, थोड़ा पर्सनल भी है। पर लाइफ को अगर मैं एक बहुत ही शॉर्ट शब्दों में बताऊं तो इट इज अनप्रेडिक्टेबल। ये एक
ये एक ऐसी चीज है इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। मैं ये समझता हूँ कि आपको अपने प्रेजेंट में जीना चाहिए। लाइफ में अप डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, मेरी लाइफ में भी है। जो मुझे करीब से जानते हैं वो मुझे समझते हैं, उनको पता है कि क्या अप डाउन लाइफ में होते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है प्रेजेंट में जीना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, किसी का भी। तो अगर आप अपना प्रेजेंट को बेटर करोगे, अगर आप अपना समय, चाहे मैं अपने पेशेंट के साथ भी करूं, तो मैं अगर अपने पेशेंट के साथ लिविंगली, अगर मेरे पास कोई एक पेशेंट आया तो मैं वेट ही करूंगा बाहर कितने बैठे हैं, मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट है ये पेशेंट। तो अगर मैं अपना प्रेजेंट अच्छा जीता हूं तो इससे मैं और सामने वाला, उन दोनों की लाइफ की क्वालिटी बेटर होती है। तो प्रेजेंट जीना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रेजेंट अच्छे से जियोगे तो आपका फ्यूचर अपना आप अच्छा होगा। ठीक हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं करनी चाहिए और प्रेजेंट टेंशन तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। टेंशन एक लाइफ का पार्ट है और टेंशन आती है और निकल जाती है। रेदर यू शुड फोकस ऑन योर हेल्थ। तो आज हमारे साथ पॉडकास्ट में डॉक्टर माथुर हैं और आज हमारा सौभाग्य है कि उनकी बेटी भी हमारे साथ में आई है यहाँ पर पॉडकास्ट के लिए। और सर के घर में भी उनके मदर फादर हैं, तो सर ने बहुत सारी चीजें भी अपने घर पे इम्प्लीमेंट कर रखी हैं, अपने घर वालों को भी समझा रखा है कि हमें कैसे अपने दादा दादी की केयर करनी है। तो उनकी बेटी भी कुछ कहना चाहती है आप सबसे, तो बताइए साव्या। हेलो एवरीवन, मैं साव्या हूँ। पापा कहते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स को एक हग देना चाहिए क्योंकि उनके हग में मैजिक होता है। एग्जैक्टली बेटा, वो मैजिक ही जेनेटिक का सोल है, कंपेंशन और कनेक्शन। तो डॉक्टर साहब आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ जानने को मिला जीरियाट्रिक मेडिसिन के बारे में, जो अभी तक लोगों को पता नहीं था। और अक्सर घरों में यही हो रहा होता है, बैक एंड फोर्थ चल रही होती है कि क्या करें, अब इनकी इतनी सारी दवाएं हैं, ये खा नहीं रहे हैं, ये पी नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं, बैठ नहीं रहे हैं। तो उनका सारा सोल्यूशन आपके पास में, आप उनकी फैमिलीज को भी रिलीफ दिला सकते हो और उन जो 60+ ईयर्स के लोग हैं, उससे ज्यादा के हैं, उनकी लाइफ को बहुत बेटर बनाया जा सकता है, जैसे कि आपने मुझे बताया। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। और मैं व्यूअर्स को भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके भी घर में कोई 60+ या बुजुर्ग हैं, तो आप इस एपिसोड को ढंग से देखें, लोगों के साथ शेयर करें। और अगर घर में कोई समस्या ऐसी आ रही है तो आप क्लिनिक पे या डॉक्टर साहब से फोन नंबर पे भी बात कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच हमारे एपिसोड को पूरा देखने के लिए, और आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत सपोर्ट करेंगे हमारे वीडियोस को और अच्छा बनाने में। आगे भी हम ऐसे ही इंफॉर्मेशन आपके लिए लाते रहेंगे ताकि लोगों में अवेयरनेस बनी रहे और एक अच्छा कंटेंट आपको लाकर देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।